मेरा नाम आदेश है। आज मैं पूरे 20 साल का हो गया था और आज घर में खुशी भरा माहौल था। पापा ऑफिस से आने के बाद मुझे हर साल की तरह इस बार भी कोई महंगा गिफ्ट देने वाले थे। वो कहते थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हर साल मुझे बर्थडे पर महंगा ही गिफ्ट दिया था। वैसे तो हम मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन पापा ने मुझे इतना प्यार दिया था कि मुझे कभी महसूस ही नहीं होता था कि हम मिडिल क्लास हैं। मैं खुद को दुनिया का सबसे अमीर लड़का समझता था। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। हमारी जॉइंट फैमिली थी। हम सब एक साथ एक ही घर में रहते थे, जहाँ मेरे एक चाचा जी और चाची और उनकी इकलौती बेटी स्नेहा थी। उम्र में मुझसे वो बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। सुना था कि मेरे जन्म के समय उनकी मौत हो गई थी। मैंने उनको देखा था, क्योंकि उनकी एक तस्वीर हमारे रूम में लगी हुई थी, जिसमें वो पापा के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरे पापा कहते थे कि वो मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते थे और उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। मैं कभी कभी पापा से उनकी लव मैरिज के बारे में पूछने लग जाता, तो वो मुझे टाल देते थे और कहते कि तुम अभी बच्चे हो, इस तरह की बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अभी मैं पढ़ाई कर रहा था। आगे मेरा इरादा खूब पढ़ने का था और फिर एक दिन एक कामयाब इंसान बनने का था। मुझे अपनी जिंदगी में हमेशा अपनी माँ की कमी महसूस हुई, क्योंकि माँ की कमी तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता। माँ जैसा प्यार भी कोई नहीं कर सकता। वैसे तो मेरे घर में मेरी चाची थी, जिनको मैं छोटी माँ कहकर पुकारता था, और उन्होंने हमेशा मेरे साथ अपनी ममता जाहिर की थी, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे अपनी ही माँ याद आती थी और मैं सोचता था, हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। खुशियां हैं, मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन माँ भी होती तो बात कुछ और ही होती। मेरे पापा अक्सर मम्मी को याद करके रोने लग जाते थे और कहते थे कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी औरत थी। मैं तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। मेरा बहुत मन करता है तुम्हारी माँ से मिलने का, लेकिन क्या करूँ, कुदरत ने उसे मुझसे छीन लिया है। मेरे रूम में भी मैंने अपनी मम्मी की फोटो लगाई हुई थी। मैं रात को जब सोता था तो उनकी तस्वीर को देखकर सोता था और अक्सर ऊपर वाले से यही शिकायत करता था कि काश काश कभी मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखा होता। उनका प्यार तो मुझे कभी नहीं मिल सका। आज जब पापा ने घर आते ही सबसे पहले मुझे गले से लगाया और उनकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। मैंने पूछा, पापा आप रो क्यों रहे हैं? ये तो खुशी की बात है कि आपका बेटा बड़ा हो गया। पापा ने कहा कि पता नहीं क्यों बेटा, आज सुबह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है या कोई पुराना जख्म फिर से हरा होने वाला है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे बर्थडे विश किया, तो मैं बहुत खुश हुआ था। वो आज मेरे लिए मेरी फेवरेट बाइक लेकर आए थे, जिसे देखते ही मेरी खुशी डबल हो गई थी। ये बाइक तो मुझे पिछले 1 साल से चाहिए थी। पापा कहते थे कि मैं तुम्हारी शक्ल देखते ही तुम्हारी खुशियों का पता लगा लेता हूँ, इसलिए हमेशा तुम्हें वही चीज देता हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आती है और जिसकी तुम इच्छा रखते हो। घर में मौजूद चाचा चाची ने भी मुझे आशीर्वाद दिया था और आज घर में मेरी पसंद का खाना बना था। पापा ने कहा था कि कल हम सब लोग बाहर खाना खाएंगे। ये सुनकर स्नेहा बहुत खुश हुई थी और उसने कहा था कि मैं तो वहां जाकर खूब इंजॉय करूंगी और भैया के लिए अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर आऊंगी। हम सब लोग उसकी बात पर खूब हंसे थे, क्योंकि वो हमेशा गिफ्ट की बातें करती रहती थी, लेकिन उसने कभी मुझे गिफ्ट नहीं दिया था। वो हम सब की बहुत लाडली थी। वो दिन हम सब के लिए बहुत खुशी भरा था, जब हम तैयार होकर होटल में जाने के लिए घर से निकल रहे थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आज हमारी जिंदगी में कितना खतरनाक मोड़ आने वाला है। एक ऐसी सच्चाई जो कई सालों से दफन थी, एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, एक ऐसा राज जो अब फाश होने वाला था। होटल पहुंचते ही हम सबने एक दूसरे के साथ फोटोज क्लिक की थी और फिर उसके बाद खाना ऑर्डर किया था। हम लोग खाना आने का वेट ही कर रहे थे जब पापा के मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने पापा से कहा, आपको कॉल रिसीव करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपका कोई ना कोई क्लाइंट ही होगा। पापा, आप अक्सर ऐसा ही करते हैं। जब हम आप लोगों के साथ होते हैं तो क्लाइंट से बातें करने में बिजी हो जाते हैं और आप हमारे साथ एंजॉय नहीं करते। पापा ने जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा। और फिर पापा मोबाइल साइड में ले गए।
मैं तो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। पापा एक कोने में खड़े किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मेरी नजर जब अचानक पापा पर गई तो मैंने देखा कि पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मुझे बहुत परेशान नजर आ रहे थे और अपने रुमाल से अपना चेहरा साफ कर रहे थे। उनकी आंखों में अचानक डर उतर आया था। मैं अभी उनको दूर से देख ही रहा था जब उन्होंने जल्दी से मोबाइल अपनी जेब में वापस रखा और कहने लगे, जल्दी घर वापस चलो, हमें यहाँ नहीं रुकना। ये सुनते ही हम सब परेशान हो गए। स्नेहा ने कहा, क्या हो गया है आपको? आप ही तो हमें यहाँ डिनर पर लेकर आए थे और अब बिना डिनर किए ही घर लेकर जा रहे हैं। छोटी माँ भी मासूमियत से बोली कि हाँ भाई साहब, क्या हो गया है आपको? किस बात की जल्दी है? अभी तो हम यहाँ आए हैं। पापा ने कहा, तो फिर तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। पापा ने गाड़ी की चाबी टेबल से उठाई और होटल से निकल पड़े। मैं पापा को जाते हुए हैरानी से देखता रहा। पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया था। मैंने उनके चेहरे के ऐसे रिएक्शन जिंदगी में पहली बार देखे थे। पापा गाड़ी लेकर निकल चुके थे और यहाँ हमें अकेला छोड़ गए थे। मैंने चाचा से कहा, चाचा आप भी गाड़ी निकाल लीजिए, हमें भी घर चलना होगा। पता नहीं पापा आखिर क्या कर रहे हैं। चाचा जी ने भी टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और खड़े होते हुए बोले कि अच्छा ठीक है बेटा, चलो हम सब लोग चलते हैं। सब लोग जिस तरह से होटल गए थे ऐसे ही वापस आ गए थे। हम लोगों ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। पापा तो अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार के साथ चलाते हुए घर तक पहुंच गए थे। सारे रास्ते में ये सोच रहा था कि पता नहीं ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि पापा खाना ही छोड़कर होटल से घर जा रहे हैं। आखिर किसका फोन आया था और क्या बात है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये सब कुछ तो घर जाकर ही पता चलने वाला था। जैसे ही हम घर पहुंचे तो देखा कि हमारे घर के दरवाजे पर एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है। साथ ही आस पड़ोस के लोग भी जमा है। सब लोग हैरान और परेशान थे और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ है। खुराना हाउस के आगे एम्बुलेंस क्यों खड़ी है और एम्बुलेंस में कौन है, यही सवाल हम सबके दिमाग में भी चल रहे थे। गाड़ी जैसे ही घर से कुछ दूरी पर रुकी तो स्नेहा के मुंह से अचानक निकला, एम्बुलेंस। चाचा जी ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगे कि पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है, चलो बेटा उतरो गाड़ी से। हम सब लोग गाड़ी से उतर गए। जैसे ही धीरे धीरे चलते हुए मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि पापा बुरी तरह से रो रहे थे। एम्बुलेंस के पास एक लड़का खड़ा हुआ था जो पापा से बातें कर रहा था। ये लड़का कौन था? मैंने आज इसे पहली बार देखा था। ये लड़का मुझसे उम्र में लगभग 2-3 साल बड़ा होगा। चाचा जी आगे बढ़े और उन्होंने पापा से कहा, क्या हुआ भैया, ये सब क्या हो रहा है? पापा ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, ये समझ लो दीपक कि पुराने जख्म हरे हो गए। जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। ये सुनते ही चाचा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और फिर पापा अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगे। मैं उन लोगों की बातों का मतलब नहीं समझा था। चाचा खामोश हो गए थे, उनकी भी आंखें भर आई थी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? इन लोगों के बंद शब्दों में लिपटी हुई बातें मेरी समझ से बाहर थी। चाचा जी ने स्नेहा और छोटी माँ को घर के अंदर जाने का इशारा किया। वो मुझे भी घर के अंदर जाने का इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला था। मुझे कुछ भी करके हकीकत का पता लगाना था और जानना था कि आखिर हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों हो रही है। मैंने कहा, पापा आप क्यों रो रहे हैं? ये सुनना था कि पापा ने मुझे एक झटके से गले लगा लिया और इतनी तेज आवाज में रोने लगे कि वहां मौजूद सारे लोग हमें देख रहे थे। मैंने पापा की पीठ थपथपाई। वो लड़का जो सामने खड़ा हुआ था उसके चेहरे पर भी थकावट थी। उस लड़के ने पापा से कहा, अंकल हिम्मत कीजिए और बुआ जी को अंतिम विदाई दीजिए। मैंने उस लड़के से कहा, आप कौन हो? उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा और बोला, क्या क्या तुम ही आदेश हो? मैं एक नजर उसको ध्यान से देखता रहा और बोला, हाँ। इसके आगे मैं कुछ और कहता उस लड़के ने एम्बुलेंस से डेड बॉडी निकालने की इजाजत दी। 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला और एक डेड बॉडी जिस पर सफेद रंग की चादर लिपटी हुई थी उसे जमीन पर रख दिया। और फिर वो लड़का एम्बुलेंस के अंदर से एक पुराना सा थैला निकाल कर लाया और वो थैला लाकर उसने पापा के हाथ में थमा दिया और कहने लगा कि अंकल, ये बुआ जी की आखिरी अमानत है जो मैं आपको सौंपने आया हूँ। ये उनके कमरे का मौजूद सामान है। पापा ने वो थैला अपने हाथ में ले लिया और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बेजान कदमों से चलते हुए उस डेड बॉडी की तरफ बढ़े।
पापा ने जैसे ही डेड बॉडी के चेहरे से चादर हटाई तो अंदर एक बेजान शरीर पड़ा हुआ था, जिसका चेहरा पीला और कमजोर हो चुका था। बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ी हुई थी, लेकिन वो चेहरा वही था। वो नाक चेहरे की हर वही बनावट थी जो मैं कई सालों से देखता आ रहा था, हकीकत में नहीं, सिर्फ तस्वीर में, जो मेरे पापा और मेरे कमरे में लगी हुई थी। हाँ, वो मेरी माँ थी। ये औरत मेरी माँ थी और आज ऐसे इस तरह मेरे सामने आई थी। ये सब देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये औरत जिसने मुझे जन्म दिया, जो कई सालों पहले मुझे जन्म देते समय इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, उसकी लाश आज यहाँ इस हालत में कैसे थी। मेरी आंखों में आंसुओं का एक सैलाब आ गया। मेरे पापा ने जैसे ही मम्मी का चेहरा देखा, वो दहाड़े मार मार कर रोने लगे थे। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद उस थैले को गले से लगा लिया और चीख चीख कर कहने लगे, तुमने ये क्या किया? तुम मुझे छोड़कर चली गई और अब ये कैसी वापसी है कि तुम मुझसे बात भी नहीं कर सकती। मेरे साथ ऐसा मत करो भावना, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। ये तुमने क्या कर दिया? पहले ही मैं अपने सीने पर बहुत सारे दर्द लेकर जी रहा था, अब तुमने मुझे जिंदा लाश बना दिया। पापा के रोने की आवाज वहां मौजूद सारे लोग सुन रहे थे और हर कोई सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो रहा था। एक मैं था जो अपने मन में सोच रहा था कि ऊपर वाले का ये कैसा इंसाफ है। सारी जिंदगी उसने मुझे अपनी माँ से दूर रखा। मैं ये सोचता रहा कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज जब मेरी माँ मेरी आंखों के सामने आई तो वो बिल्कुल बेजान है। क्या आज का दिन मेरी खुशियों को इस तरह से तबाह कर देने वाला दिन है? पापा की हालत देखकर तो आसपास मौजूद लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। चाचा की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। छोटी माँ जो दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी, वो भी सब कुछ देख रही थी। मैंने पापा से सवाल किया, पापा, आखिर ये सब कुछ क्या है? ये मेरी माँ है ना? पापा ने एक झटके से खड़े होकर मुझे गले से लगाया और रोने लगे। कहने लगे कि बेटा, मुझे माफ कर दो। एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कई सालों पहले से मैंने तुमसे छुपाई हुई है। हाँ, ये औरत तुम्हारी माँ है और अब ये इस दुनिया में नहीं रही। तुम अक्सर ऊपर वाले से शिकायत करते थे ना कि उसने तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी माँ को अपने पास नहीं बुलाया था, बल्कि हकीकत ये थी कि उसने तुम्हारी माँ को तुमसे दूर कर दिया था। लेकिन आज तुम्हारी माँ हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई। तुम्हारी माँ भले ही मुझसे दूर थी, मुझे लगता था कि एक न एक दिन मेरी मुलाकात इससे जरूर होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसी हालत में मेरा और तुम्हारी माँ का सामना होगा। मुझे लगता था कि कभी वो दिन जरूर आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो दिन कभी आएगा ही नहीं कि उस गांव के लोग बदल सके। और क्या पापा? पापा बस इतना ही कहकर फूट फूट कर रोने लगे थे। चाचा जी ने और उस लड़के ने आगे बढ़कर मेरे पापा को संभाला था। मैं तो अब अपने होश ही खो बैठा था। पूरे 20 साल बाद मुझे पता चला था कि मेरी माँ जिंदा थी और आज उसकी मौत हुई है। वो अब तक कहाँ थी, उनकी मौत कैसे हुई और उन्होंने अपना सारा जीवन कैसे गुजारा, ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरे इन सारे सवालों का जवाब भी पापा ही दे सकते थे, लेकिन अभी वो खुद को ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे। वहां मौजूद हर इंसान की जुबान गूंगी हो चुकी थी और हर कोई हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था। मैं घुटनों के बल बैठ गया था और रो रहा था। मेरे और पापा के रोने की आवाज वहां मौजूद हर इंसान का दिल दहला रही थी। चाचा और वो लड़का हम दोनों को तसल्ली दे रहे थे। चाचा जी ने कहा कि बस भैया, बस कीजिए, अब भाभी का अंतिम संस्कार करना है। मैंने बोझल और कांपती हुई आवाज में कहा कि नहीं, अभी मम्मी का अंतिम संस्कार नहीं होगा। पहले मैं सारी सच्चाई जानना चाहता हूँ। आप लोगों को ऊपर वाले का वास्ता है, मुझे पूरी बात बताइए। आखिर मेरी माँ के साथ क्या हुआ था? वो पूरे 20 साल तक कहाँ थी और किस हाल में थी, और उनकी मौत कैसे हुई? मैंने उस लड़के की तरफ देखकर भी सवाल किया। उससे कहा कि तुम्हें मेरी मम्मी कहाँ से मिली? उस लड़के ने एक गहरी और लंबी सांस ली और बेहद धीमी मगर साफ आवाज में बताना शुरू किया कि आदेश, तुम्हारी माँ मेरी बुआ है। हाँ, मेरे पिता की सगी बहन। बुआ जी को मैंने अपने बचपन से ही हमारे गांव में हमारे घर की एक काल कोठरी में बंद रहते देखा। मैं तुम्हारी तरह शहर में पला बड़ा तो नहीं, लेकिन अपने गांव के लोगों की तरह अनपढ़ गंवार नहीं हूँ।
मैंने देखा कि मेरे घर में एक ऐसी औरत रहती थी जो ना तो किसी से बात करती थी और ना ही उससे मिलने की किसी को इजाजत थी। मैं बचपन से लेकर अब तक अपने माता पिता से पूछता था कि आखिर इस कोठरी में कौन है। उन लोगों ने हमेशा मुझे डांट दिया और यही कहा कि कभी वहां जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैंने कई बार देखना चाहा कि आखिर उस कोठरी में कौन रहता है, लेकिन हर बार मेरे दादा, मेरे माँ, पिताजी, मेरे चाचा लोगों ने मुझे उस कोठरी के करीब भी भटकने नहीं दिया और कभी मुझे पता ही नहीं चला कि वहां कौन है। लेकिन जब से मैंने होश संभाला, तब से मैंने ये सोच लिया था कि वहां जो कोई भी है, उससे मैं मिलकर ही रहूंगा। वक्त के साथ साथ मैंने पता लगा लिया कि उस कोठरी के अंदर उस घर की इकलौती और लाडली बेटी को बंद किया गया है। उसे मोहब्बत करने की सजा दी जा रही है। घर में जिस दिन दादाजी की मौत हुई, उस दिन पहली बार बुआ को कोठरी से बाहर निकाला गया था, दादाजी के शव से माफी मांगने के लिए। उस दिन मुझे पहली बार पता चला था कि आखिर बुआ जी को हमारे परिवार का सदस्य क्यों नहीं समझा जाता। बुआ जी को उनका परिवार ही नहीं, बल्कि उनका पूरा गांव मोहब्बत करने की सजा दे रहा था। वो सजा जिसे वो कई सालों से भुगत रही थी। मैंने बहुत हिम्मत करके बुआ जी से बात करने का फैसला किया था। वक्त गुजरता जा रहा था और बुआ जी भी बीमार रहने लगी थी। उनकी हालत अब इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो मौत के करीब आने लगी थी। मैं उनसे मिला था, उनसे बातचीत की थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी जिंदगी के दिन अब ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी एक इच्छा है और वो इच्छा ये थी कि उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार उनका अपना बेटा ही करे। उन्होंने अपने भाइयों के सामने भी यही शर्त रखी थी कि उनकी सजा पूरी हो गई है। उनके घर वाले जैसा चाहते थे, उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन वो अपने गांव के लोगों और अपने परिवार वालों के हाथों से अपना अंतिम संस्कार नहीं करवाना चाहती। कल सुबह जब बुआ जी की अंतिम सांसें चल रही थी, तब भी उन्होंने मुझसे वादा लिया था और कहा था कि प्रताप बेटा, मेरी लाश को मेरे घर ले जाना, मेरे पति के पास ले जाना और मेरे कमरे में मौजूद सामान को मेरे पति और मेरे बेटे के हवाले कर देना। मैं अपना अंतिम संस्कार अपने पति और अपने बेटे के हाथों से करवाना चाहती हूँ। मेरी ये इच्छा तुम पूरी करना। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई मेरी लाश को लेकर शहर जाए। तुम एक ऐसे इंसान हो जो गांव के लोगों से बहुत अलग हो और तुम मेरे परिवार का वो सदस्य हो जिसने मेरी तकलीफ को समझा। मैंने बुआ जी से वादा किया था कि मैं आपकी ये अंतिम इच्छा जरूर पूरी करके ही रहूंगा। घर के लोगों का व्यवहार उनके साथ बहुत बुरा था। कोई ना तो उनसे बात करता था और ना ही कोई उन्हें देखना पसंद करता था। बस घर की कोई भी एक औरत जो उन्हें जिंदा रखने के लिए घर का बचा हुआ बासी खाना दे देती थी। मैंने कहा, ये सब तुम क्या कह रहे हो पापा? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही मुझे बताइए कि आखिर क्या सच था, क्योंकि ये लड़का जो कुछ भी बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मम्मी आखिर इसके परिवार वालों तक कैसे गईं? अगर वो मेरी माँ है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं रहती थी और आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो मर गई थी? मेरी बात सुनकर पापा ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें झुका ली और फिर बड़ी हिम्मत करके बोले, बेटा, दरअसल मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ये बात 25 साल पहले की है, जब मैं तुम्हारी माँ के गांव अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाता था। वहीं से मेरा और तुम्हारी माँ का सामना एक दूसरे से हुआ था और फिर हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उसे इज्जत के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। मैं जब उससे गांव मिलने के लिए जाता था तो वो गांव के पीछे वाले हिस्से में आ जाती थी। एक दिन उसके गांव के कुछ लोगों ने उसे मेरे साथ देख लिया और ये अफवाह पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोगों ने हमें मौके पर ही पकड़ लिया। अगले दिन गांव में पंचायत हुई। मैं और भावना एक दूसरे के सामने थे। भावना के परिवार वाले भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भावना को मेरे ही सामने मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उन सब लोगों से लड़ चुका था। मैंने गांव की पंचायत में बैठकर कहा था कि मैं अपने परिवार वालों को यहाँ इज्जत से लेकर आऊंगा और भावना से शादी करूंगा। मुझे लगता था कि पंचायत मेरे फैसले का सम्मान करेगी, मेरा और भावना का विवाह हो जाएगा, लेकिन उन लोगों का कहना था कि हमारे गांव की प्रथा में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ लड़कियां जिस लड़के से शादी करती हैं, उसे शादी के बाद ही देखती हैं और मोहब्बत से शादी करने वाली लड़कियों को तो यहाँ जान से मार दिया जाता है। मैंने कहा कि भावना मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। आखिर इज्जत से शादी करने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन गांव का कोई भी इंसान ये बात मानने को तैयार ही नहीं था
और तो और भावना के पिता ने कहा था कि हम अपनी बेटी को जान से मार देंगे, लेकिन उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भावना को इस गांव से लेकर भाग जाऊंगा और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करके बहुत प्यार दूंगा। मुझे और भावना को अलग कर दिया गया। गांव के लोगों ने भावना को घर में ही कैद करने का हुक्म दिया और मुझे गांव से निकाल दिया गया। मुझ पर पाबंदी लगा दी गई थी। मैं कभी अब इस गांव नहीं आ सकता। उन लोगों को डर था कि अगर भावना की शादी मेरे साथ करवा दी गई तो गांव की बाकी लड़कियां भी वही सब करेंगी जैसा भावना ने किया है। वो लोग गांव का माहौल खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हम दोनों की मोहब्बत को दबा दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं भावना को अपनी जिंदगी में शामिल करके ही रहूंगा। एक रात बड़ी मुश्किल से मैं गांव के पीछे वाले रास्ते से भावना के घर तक पहुंचा और जैसे तैसे भावना मेरे साथ गांव से भागकर मेरे घर आ गई थी। गांव में कोई भी नहीं जानता था कि मेरा घर शहर में किस जगह पर है। यहाँ लाकर मैंने भावना से शादी की और उसे अपने घर में जगह दी। मेरे परिवार वालों ने उसे स्वीकार कर लिया था। हमने एक दूसरे के साथ बहुत सारे सपने देखे थे। भावना को भी यही लगता था कि अब हमारी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही गुजरेगी। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि शादी के एक साल बाद अचानक हमारी खुशियों को किसी की नजर लग जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। भावना के भाइयों ने मेरे घर का पता लगा लिया। वो एक काली रात थी जो मुझे आज भी याद है। उस एक साल में तुम भी हमारी जिंदगी में आ गए थे और हम दोनों पति पत्नी तुम्हारा बहुत ख्याल रखते थे। अभी तुम सिर्फ 3 महीने के ही थे जब उस रात 11 बजे के समय अचानक हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने के लिए आया तो एक जोरदार धक्का मुझे लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा था। मैंने नजर उठाकर देखा तो वहां हाथों में मोटे मोटे डंडे लिए भावना के भाई खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया, मुझे खूब मारा और कहा कि बता, तूने हमारी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा है? हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे और तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग मुझे बुरी तरह से पीटने लगे। भावना शोर सुनकर बाहर आई। उसने देखा कि उसके भाई मुझे इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं कि वो मेरी जान ले लेंगे। वो लोग काफी समय से हम दोनों को तलाश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें हमारे बारे में पता चला तो उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया। भावना चिल्ला रही थी, मेरे पति को छोड़ दो, मगर उनमें से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। तब तुम्हारी माँ ने आगे आकर सबसे कहा कि वो ये रिश्ता खत्म करने को तैयार है। ये सुनते ही उन लोगों के हाथ रुक गए। भावना ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ गांव चलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। मेरे पति को कुछ मत करो। मैं इस इंसान से सारे संबंध खत्म कर दूंगी। तुम लोगों के साथ गांव चलूंगी। गांव वालों के आगे माफी मांग लूंगी, लेकिन इनकी जान मत लो। ये सुनते ही उसके भाई खामोश हो गए थे। मैंने भावना को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने यही कहा कि मेरे भाई और गांव के लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर आज मैं इन लोगों के साथ नहीं गई तो ये लोग तुम्हें और मुझे, हम दोनों को मार देंगे। हम दोनों तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे बेटे का क्या होगा? उसकी परवरिश, उसकी देखभाल कौन करेगा? वो तो इस दुनिया में अनाथ हो जाएगा। इसलिए उसकी परवरिश करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों के साथ गांव वापस। तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे को अच्छा और समझदार इंसान बनाना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, और अगर कभी वो पूछे कि उसकी माँ कहाँ है तो कह देना कि वो मर गई है। मैं जीते जी तो कभी यहाँ नहीं आ सकूंगी, क्योंकि ये लोग कभी मुझे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन अगर मैं मरने के बाद यहाँ आई तो मेरे बेटे से कहना कि मेरा अंतिम संस्कार वो अपने हाथों से करे। उसके बाद तुम चाहो तो मेरी हकीकत हमारे बेटे को बता सकते हो, क्योंकि मैं जीते जी अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मेरे मरने के बाद उसे हकीकत पता चलेगी तो शायद कभी वो अपनी माँ को बुरा ना समझेगा। इतना कहकर तुम्हारी माँ हमेशा हमेशा के लिए अपने घर वालों के साथ चली गई। वहाँ उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसके घर वालों ने उसे अपने घर में मौजूद काल कोठरी में बंद कर दिया और उसे सजा दी गई कि ना तो वो सूरज देखेगी और ना चांद देखेगी। बस उस काल कोठरी में पड़ी रहेगी, जहाँ ना उसका कोई दोस्त होगा, ना कोई दुश्मन होगा। उसका अकेलापन और काल कोठरी का अंधेरा ही उसका साथी होगा। बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। उसने हम दोनों की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो पता नहीं किन किन तकलीफों से गुजरी होगी,
कितने दिनों तक भूखी रही होगी, कितने समय तक बीमार रही होगी और कितने समय तक अकेली रही होगी। उसके जाने के बाद मैं हर दिन तुम्हें देखकर जीता था। मैं भी मर जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप गई थी। मैंने सारा जीवन तुम्हारे लिए हंसकर गुजारा है बेटा, वरना तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी माँ के बिना मुझे अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पापा की बातें सुनकर मेरी आंखें आंसुओं से भर आई थी। इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतना दर्द और इतना बोझ अपने सीने पर लेकर मेरे पापा अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर। और एक ही औरत थी जो आज ऊपर वाले को प्यारी हो चुकी थी। उसने भी अपनी मोहब्बत और अपने बेटे को बचाने के लिए अपने परिवार की सजा को स्वीकार कर लिया। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं इतनी जोर से रोऊं कि पूरी दुनिया सुने। वहां मौजूद हर इंसान ये पूरी कहानी सुन चुका था। हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए थे। पड़ोस के जतिन अंकल कहने लगे कि आज भी उस गांव की परंपरा ऐसी ही है कि आज भी उस गांव के गवार लोग मोहब्बत करने वालों को सजा देते हैं। तभी मेरे मामा का बेटा मेरे सामने आया, जो मेरी माँ को यहाँ तक लेकर आया था। उसने कहा, देखो आदेश, मैं अपने गांव के लोगों जैसा नहीं, मेरी सोच बहुत अलग है। वो लोग आज भी लव मैरिज के खिलाफ है, लेकिन मुझे लगता है कि लव मैरिज की आड़ में वो लोग बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। एक इंसान को इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं कि वो जीते जी मरने पर मजबूर हो जाता है। हमें अपने गांव के लोगों की सोच को बदलना होगा। जिस तरह तुम्हारी माँ ने अपने परिवार से दूर रहकर घुट घुट कर जिंदगी गुजारी है, ऐसी कोई और माँ अपनी जिंदगी ना गुजारे। मेरी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। फिर मेरे मामा के बेटे नितिन ने बताया कि बुआ उस कोठरी में बंद थी, वहां उनका और भी सामान पड़ा हुआ है, लेकिन जो जरूरी सामान था, जो मरने से पहले उन्होंने मुझे दिया था और कहा था कि मेरा ये सामान मेरे साथ साथ मेरे पति तक पहुंचा देना, वो ये थैला है, वो सामान इसमें ही मौजूद है। मैंने उस थैले की तरफ देखा जो बहुत ही पुराना था, बहुत गंदा था, न जाने कब से धुला नहीं था, उसका रंग भी उड़ गया था। जमाने की धूल उस पर जमी हुई थी, जो चीख चीख कर मेरी माँ के हर दर्द की गवाही दे रहा था। पापा ने उस थैले को ध्यान से देखा, फिर उसमें से मौजूद सामान को बाहर निकाला। उनमें एक चादर थी। वो चादर जब पापा ने अपने हाथ में ली तो वो उसे देखकर फिर से रोने लगे। पापा ने कहा कि ये तो वही चादर है जो आखिरी बार तुम्हारी माँ यहाँ से ओढ़ कर गई थी। उसमें खत भी था। पापा ने कहा कि ये तुम्हारी माँ का खत है और इस पर मौजूद हैंड राइटिंग तुम्हारी माँ की ही है। पापा ने मेरे सामने वो खत पढ़ना शुरू किया, जिस पर लिखा हुआ था, अगर मेरा बेटा या मेरा पति ये खत पढ़ रहे हैं तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी सारी जिंदगी बड़ी तकलीफ में गुजारी है। मैं हमेशा यही सोचती रही कि एक दिन ऐसा आएगा जब इन लोगों के दिल में रहम आ जाएगा और ये लोग मुझे रिहा कर देंगे, मगर अब मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया। मैं अपने बेटे को देखने के लिए तरस गई, अपने पति से मिलने के लिए तरस गई। इन लोगों ने मुझे जहाँ बंद रखा वहाँ मेरे साथ कोई मारपीट तो नहीं की, बस मुझे दुनिया से दूर कर दिया और बिल्कुल अलग रख दिया। मगर मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस अंधेरे कमरे में बैठकर अपने बेटे आदेश को रोज याद करती हूँ कि आज वो कितना बड़ा हो गया होगा, आज वो क्या बात करता होगा। उसके पिता ने उसे अच्छा इंसान बनाया होगा, यकीनन उसे अच्छे संस्कार दिए होंगे, उसे समझदार बनाया होगा, क्योंकि उसका पिता खुद भी एक अच्छा इंसान है। मेरे पति ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं अपने पति के साथ रहती तो मेरा जीवन अच्छा गुजर सकता था, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मैं एक ऐसे परिवार की बेटी हूँ जहाँ लोग मोहब्बत के नाम पर औरत को जलील करते हैं, मर्द को जान से मार देते हैं। मैं अपने पति को बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी कुर्बानी दे दी। सारी जिंदगी एक माँ होकर भी अपने बेटे से दूर रही, सिर्फ इसीलिए कि वो लोग मेरे पति को भी जान से मार देंगे। अगर उनको पता चल गया कि मेरा एक बेटा भी है तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। शायद जब तुम लोगों को मेरा ये खत मिले तो मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद और मेरी खुशियाँ हमेशा तुम दोनों के लिए रहेंगी। ये शब्द मेरे दिल को अंदर तक छलनी कर गए थे। मैंने कांपते हुए हाथों से उस खत को पकड़ा और चीख कर रो दिया। मैंने अपनी माँ की लाश को देखकर कहा कि माँ, मैं उन लोगों की सोच को बदल कर रहूंगा। मैं उस गांव जरूर जाऊंगा और उन लोगों को ये एहसास जरूर दिलाकर रहूंगा कि उन्होंने एक बेटे को उसकी माँ से सारी जिंदगी जुदा रखा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उस गांव के लोगों की सोच बदल कर रहूंगा। इतना कहकर मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा था।
पापा और चाचा ने मुझे संभाला और बोले, बेटा अब उठो, अब इन सब बातों का वक्त नहीं है। अब अपनी माँ को असली जगह तक पहुँचाओ। तुम्हें अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरी करना है। तुम्हें उसका अंतिम संस्कार करना है। उसके बाद कब दिन निकल आया पता ही नहीं चला। वो रात मुझे जिंदगी की सबसे छोटी रात लग रही थी। हमारा पूरा घर सन्नाटे और गम में डूबा हुआ था। हर इंसान आता और अपने आंसू बहाकर चला जाता। एक एक करके माँ की अंतिम विदाई की प्रक्रिया शुरू हुई और फिर उनकी अर्थी को कंधा देने के बाद उनकी चिता को आग देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। लेकिन अभी एक और काम था जो मेरे लिए करना बहुत जरूरी था। घर में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। सब लोग जा चुके थे और हम सभी घर वाले मुंह लटकाकर बैठे हुए थे। माँ का सामान जो नितिन लेकर आया था उसे पापा ने संभाल कर अपने कमरे में रख दिया था। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। अब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे वो कदम उठाना है जो शायद मैं कभी नहीं उठा पाता। नितिन तो माँ का अंतिम संस्कार होने के बाद ही चला गया था, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे अपना नंबर दे दिया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और नितिन को कॉल की। पहली ही रिंग पर उसने मेरा फोन उठा लिया था। मैंने कहा, मैं आपके गांव आना चाहता हूँ। मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ मेरी माँ को तड़पता हुआ छोड़ दिया गया था। मैं उस घर में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी माँ को जानवरों से भी बदतर जीवन दिया गया था। नितिन ने मुझे फोन पर गांव का एड्रेस बता दिया था और उसने कहा था कि तुम यहाँ आ सकते हो। अगर कोई मुसीबत आती है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आखिरकार तुम मेरे कजिन हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैं भी अपने परिवार के खिलाफ हूँ। मुझे भी इन लोगों के फैसले पसंद नहीं है। अभी मैं नितिन से फोन पर बात कर ही रहा था जब पापा ने पीछे से आकर कहा, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो आदेश? मेरे कान पर मोबाइल लगा हुआ था। मैं ऐसी ही कंडीशन में पीछे पलटा और पापा की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, पापा मैं जनकपुर गांव जा रहा हूँ। वही गांव जहाँ कभी आप जाया करते थे और जहाँ आपको मेरी माँ से प्यार हुआ था। पापा धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आए और कहने लगे कि नहीं बेटा, मेरे बेटे नहीं, ऐसा मत करना। उन्होंने आकर मुझे दबोच लिया और कहने लगे, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे इकलौते बेटे हो और भावना की निशानी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कुछ हो जाए। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं पापा, मुझे जाने दीजिए। मैं वहां जाकर ही रहूंगा और अपनी माँ के गांव के लोगों की सोच बदलूंगा। उन्हें हकीकत के बारे में बताऊंगा कि जिस औरत पर उन लोगों ने जुल्म किया, जिस औरत को उन्होंने मोहब्बत करने की सजा दी, उसका एक बेटा भी था। और उन लोगों ने सिर्फ दो मोहब्बत करने वालों को ही अलग नहीं किया, बल्कि एक माँ को भी उसके बेटे से जुदा कर दिया। मैं वहां जाकर ही रहूंगा पापा, मुझे जाने दीजिए पापा। पापा ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगे कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम नहीं जानते कि वो कितने खतरनाक लोग हैं। वो पूरा गांव और तुम अकेले हो। कोई भी तुम्हें नहीं बचाएगा। और अगर किसी को पता चल गया कि तुम भावना के बेटे हो तो सब लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। अगर दूर रहकर भी उन्हें पता चलता कि भावना का एक बेटा भी था तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम खुद शेर की गुफा में शेर को छेड़ने के लिए जा रहे हो। इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा बेटा। मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी खातिर मुझे डर लगता है एक दिन जिस तरह तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और कभी वापस नहीं आई, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी कभी वापस ना आओ। मैंने कहा, नहीं पापा, आप अपने बेटे पर भरोसा कीजिए। क्या आप यही चाहते हैं कि उस गांव में आगे भी यही सब कुछ चलता रहे? पापा, उन लोगों को जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उन लोगों को जागरूक करना होगा, उनके रिवाजों का बहिष्कार करना होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिस तरह जा रहा हूँ इस तरह सही सलामत वापस आऊंगा। मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने अपने पापा के सामने हाथ जोड़ रखे थे। मुझे इस तरह लाचारी भरी कंडीशन में देखकर पापा ने कुछ नहीं कहा, बस 2 कदम पीछे हट गए और मेरे जाने का रास्ता छोड़ दिया। अब मैंने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो गांव यहाँ से काफी दूर था। मुझे गाड़ी से वहां पहुंचने में 5 घंटे लग सकते थे। मैं पापा की गाड़ी लेकर गांव के लिए निकल चुका था। सारे रास्ते में यही सोच रहा था कि 20 सालों बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई है उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। घर से निकलते समय मेरे घर वालों ने मुझे विदाई दी थी और सबने आशीर्वाद दिया था कि सही सलामत वापस आना और जिस मकसद के लिए तुम जा रहे हो उस मकसद में कामयाब होना। लंबा सफर तय करने के बाद मैं जनकपुर गांव के करीब पहुंच गया था। वहां पहुंचने से 5 मिनट पहले मैंने नितिन को फोन कर दिया। नितिन मुझे लेने के लिए आ गया था।
जब वो मेरी गाड़ी में बैठा तो कहने लगा, तुम्हें देखकर खुशी हुई और तुम्हारी हिम्मत को देखकर भी, कि तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यहाँ इस गांव में आए। मैंने कहा मुझे तो यहाँ आना ही था, क्योंकि मेरे माता पिता के साथ साथ मेरा भी इस गांव से पुराना संबंध है। मैं जैसे ही गांव पहुंचा तो वहां दाखिल होते ही मुझे अजीब सी फीलिंग्स आने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा मन अंदर से रो रहा है। मेरी आंखों में आंसू आने के करीब थे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए थे। नितिन मुझे उस हवेली में लेकर पहुंचा जहां मेरी माँ रहती थी। ये मेरा ननिहाल था। लोग अक्सर खुशी खुशी अपने ननिहाल में दाखिल होते हैं, लेकिन मैं जब अपने ननिहाल में दाखिल हो रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे, दिल में बदले की आग थी और एक ऐसा दर्द था जो सिर्फ एक ऐसी औलाद के दिल में होता है जो अपनी माँ से दूर रहा हो। वहाँ सिर्फ मेरे दो मामा रहते थे। सुना था कि नाना जी की मौत तो हो गई है। नितिन ने उन लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। नितिन ने उनको ये नहीं बताया था कि मैं उनकी बहन का इकलौता बेटा हूँ, बल्कि उसने ये बताया था कि मैं उसके साथ शहर में पढ़ने वाला उसका दोस्त हूँ और गांव में घूमने के लिए आया हूँ। उन लोगों ने मेरा स्वागत किया और कहा कि बेटा, यहाँ आराम से रहो, किसी चीज की जरूरत हो तो तकलीफ मत करना, हमें बता देना। ये लोग बाहर से कितने रहमदिल नजर आ रहे थे, जबकि अंदर से ये बहुत ही कठोर थे। रात को जब सब लोग सो गए तो नितिन मुझे उस काल कोठरी में ले गया जहाँ मेरी माँ बंद रही थी। मैं जैसे ही वहाँ दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे अभी भी मेरी माँ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ बहुत अंधेरा था। नितिन ने बाहर से एक छोटी सी खिड़की खोली तो वहाँ थोड़ी सी रोशनी हो गई। मैंने देखा कि वहाँ की दीवारों पर सीलन थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। एक तरफ एक मटका और एक पुराना सा गिलास रखा हुआ था। जमीन पर दो तीन फटे पुराने कपड़े पड़े हुए थे और एक छोटा सा संदूक रखा था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस संदूक के करीब गया और अपने कांपते हुए हाथों से उस संदूक को खोला तो उसके अंदर एक डायरी रखी हुई थी। नितिन ने मुझे बताया कि ना तो यहाँ पहले कोई आता था और ना ही बुआ जी के जाने के बाद यहाँ कोई आता है, क्योंकि ये जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल बेकार थी। तो फिर यहाँ कोई क्यों आता? मैंने उस डायरी को ले लिया और फिर धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू किया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और डायरी को बाहर से आने वाली रोशनी की धीमी लकीर में देखकर पढ़ने लगा, जिसमें मेरी माँ की पूरी दास्तान लिखी हुई थी। शायद उन्होंने यहाँ अकेले में अपना वक्त अपने पुराने समय को याद करके ही गुजारा था। पूरी डायरी में मेरे पापा और उनकी मोहब्बत के किस्से लिखे हुए थे। ये डायरी चीख चीख कर इस बात की गवाही देती थी कि मेरी माँ मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी। एक सबसे अच्छी बात ये भी थी कि इस डायरी में साफ साफ शब्दों में मेरी माँ ने अपने नाम के साथ ये भी लिखा हुआ था कि उनके गांव वालों ने उन पर कितना जुल्म किया है और उन्होंने किस तरह अपने बेटे और अपने पति को छोड़कर यहाँ की सजा को स्वीकार किया। माँ ने साथ ही ये भी लिखा था कि मेरा साथ यहाँ की पंचायत के सरपंच जी ने भी नहीं दिया। यहाँ का हर इंसान ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि मेरा पति मुझसे शादी करना चाहता था। इन लोगों ने मुझे अपने रीति रिवाजों के तले दबा दिया और जब मैं गांव से भाग गई तो 1 साल के बाद जबरन शहर जाकर मेरे पति के साथ मारपीट की, जिसको बचाने की खातिर मैं यहाँ इन लोगों की सजा भुगतने के लिए चुपचाप आ गई। ये डायरी मेरे लिए एक ठोस सबूत थी, जिसमें मेरी माँ ने अपनी हैंडराइटिंग में इस पूरे गांव के और अपने परिवार वालों के जुल्म की कहानी को लिखा था। मैंने इस डायरी को अपने पास संभाल कर रख लिया था, क्योंकि अब यही डायरी मेरे लिए एक पक्का सबूत बनने वाली थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे कुछ दिन यहाँ रहकर और सबूत इकट्ठे करने होंगे। मैंने नितिन से पूछा कि मुझे यहाँ के सरपंच से मिलना है। नितिन ने कहा, सरपंच जी तो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अब उनका बेटा है जो उनकी जगह सरपंच बना हुआ है। मैंने नितिन के साथ मिलकर अपनी माँ की डायरी के हर पन्ने की एक कॉपी बनाई थी। मुझे कुछ गवाह की भी जरूरत थी। नितिन का कहना था कि जब मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ था तब वो बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। उसे मेरी माँ में इंटरेस्ट तो तब आया था जब उसने होश संभाला था, और जब जब वो काल कोठरी की तरफ खेलने के लिए जाता था उसके माता पिता उसे डांट देते थे कि वहां मत जाना। तब से ही उसने फैसला किया था कि वो देखेगा कि काल कोठरी में कौन है। लेकिन मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अभी भी गांव में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो उस समय बच्चे होंगे और उन्होंने अपनी आंखों से कुछ न कुछ तो देखा होगा। नितिन को भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि घर के लोगों ने उसे कुछ बताया ही नहीं था और ना ही नितिन ने ये सब कुछ जानने की हिम्मत कभी की थी, क्योंकि उसके घर वाले हमेशा उसे डांट दिया करते थे।
उसने सारी हकीकत अपनी बुआ के मुंह से ही सुनी थी और वो हिम्मत करके अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके अपनी बुआ की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उनका शव शहर ले गया था। मेरी माँ के मर जाने के बाद उनके भाइयों ने सुकून की सांस ली थी और हमेशा हमेशा के लिए अपनी बहन को भुला दिया था। इसलिए उन्होंने नितिन को घर आने के बाद कुछ नहीं कहा और कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। ये लोग बुरा सपना समझकर सब कुछ भूल सकते थे, लेकिन मैं नहीं। मुझे अपनी माँ को इंसाफ दिलाना था। मुझे इस गांव की रीत बदलनी थी। मैंने धीरे धीरे गांव के लोगों से जान पहचान बढ़ानी शुरू की और बातों ही बातों में उनसे अपनी माँ का नाम लेकर बातें पूछने की कोशिश की। मेरी माँ की कहानी के बारे में पूरा गांव जानता था, लेकिन कोई भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें डर था कि पुराने रसूखदार परिवार आज भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर मैंने अब इन लोगों से अटल बात करने का फैसला कर लिया था। मुझे एक आदमी मिला जिससे मैंने अपनी माँ के बारे में पूछा। हर किसी की तरह वो भी मुझे कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन जब मैंने उससे फालतू बातें ना करके सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर आपकी बेटी के साथ भी यही सब कुछ हुआ होता तो क्या आप तब भी चुप रहते? मैं जानता हूँ कि अब जमाना बदल चुका है, वो 20 साल पुरानी बात है, लेकिन सजा तो मेरी माँ को अब तक दी गई थी ना। अगर ये सब कुछ आपकी बहन बेटी के साथ होगा तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? धीरे धीरे मैंने वहाँ के लोगों से बातचीत करनी शुरू की और उन लोगों को यही एहसास दिलाया कि जो कुछ भावना के साथ हुआ वही सब अगर आपकी बहन बेटी के साथ होगा तो क्या आप लोग खामोश रहेंगे या हर इंसान अपनी बेटी को सजा देगा? गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे थे और कहते थे कि ये कौन है जो भावना के बारे में पूछता है। अब मुझे अगला कदम उठाना था, जिसमें नितिन ने मेरा पूरा साथ दिया। मैंने जिला अदालत में मामला दर्ज कराया था। गांव के लोगों को लगता था कि इस गांव में कोई ऐसा इंसान नहीं आएगा जो उनके फालतू रीति रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाएगा, लेकिन मेरे पास सबूत थे और सबूतों के तौर पर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कैद, प्रताड़ित या सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया तो उसकी जांच हो सकती है। जांच शुरू हो चुकी थी, डायरी की लिखावट की भी पुष्टि हो चुकी थी। धीरे धीरे पुराने सरकारी रिकॉर्ड भी निकल गए थे और अब गांव में डर का माहौल बन गया था कि आखिर पुलिस यहाँ क्यों आना जाना कर रही है। पुलिस क्यों गांव आकर जगह जगह की छानबीन कर रही है। मैं सिर्फ कोर्ट तक नहीं गया, बल्कि मैंने अपनी माँ की कहानी की डॉक्यूमेंट्री भी बनवाने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी माँ की कहानी को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसे अब पूरा देश पढ़ रहा था। गांव के लोग अब घबराने लगे थे। मेरे मामा जी को भी मुझ पर शक होने लगा था। मेरे इस कदम से गांव के युवाओं में बदलाव आने लगा था। पंचायत होने पर अब गांव के युवा पहली बार पंचायत के खिलाफ खड़े होने लगे थे। पुलिस वालों ने मेरी पूरी मदद की थी। एक और सबूत वो ये था कि जब पापा और मम्मी को एक साथ यहाँ पकड़ा गया था, तब पापा को गांव से निकालने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि गांव में पंचायत बैठी थी, जिसमें पंचायत ने मेरी माँ और पापा को अलग करने का फैसला किया था। गांव की हर पंचायत अपने फैसलों का रिकॉर्ड रखती है। मुझे गांव के एक पुराने आदमी ने बताया था कि जब मेरी माँ को शहर से गांव लाया गया तब भी पंचायत बैठी थी और मेरी माँ को उनके ही घर में कैद करने का हुक्म सुनाया गया था। मैं पुलिस के साथ जाकर बैठक में गया और सरपंच से मुलाकात की। मैंने सरपंच से उस समय की बैठक का रजिस्टर लेकर देखा तो उस दिन जिस दिन मेरी माँ को सजा सुनाई गई थी तब का पन्ना फटा हुआ था, लेकिन जब रजिस्टर की जांच पड़ताल हुई और उसे ध्यान से देखा गया तो वहां पर फटे हुए पन्ने का नंबर था। सरकारी रिकॉर्ड से साबित हो गया था कि उस दिन पंचायत की बैठक हुई थी और गांव वालों का कहना था कि उस दिन कोई पंचायत नहीं बैठी थी। मेरे दोनों मामा का भी यही कहना था कि भावना उस शहर के लड़के के साथ भाग गई थी और फिर उसके बाद हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ हमसे एक गलती हो गई थी। हमने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया था। हमें उनकी डेड बॉडी पुलिस के हवाले करनी थी और तब जाकर कार्यवाही शुरू करनी थी। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने इस पर भी हमारा साथ दिया था और मेरी माँ के अंतिम दिनों का खत पुलिस को सौंपा गया और उसकी फॉरेंसिक जांच हुई तो उसके आधार पर मेरे दोनों मामाओं को भी अरेस्ट कर लिया गया था। जब जेल में डालकर उनकी खूब धुलाई हुई तो उन्होंने एक एक करके सब कुछ सच सच उगल दिया। नितिन ने मेरा बहुत साथ दिया था। वो चाहता तो अपने परिवार और अपने गांव के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन वो खुद भी पढ़ा लिखा था और उसको भी ये सारे रीति रिवाज पसंद नहीं थे। जनकपुर गांव बहुत बड़ा था, वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। जहाँ लोगों को पता चला कि मोहब्बत के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक ऐसा इंसान गांव के अंदर आ गया है
तो बहुत से ऐसे लड़के लड़की सामने आए थे जिन्होंने पुलिस के सामने आकर अपने बयान दिए और कहा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत के बीच बाधा डालने वाले हमारे गांव के ही पुराने लोग हैं, जो मोहब्बत करने पर हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। ये रीत पिछले कई सालों से चलती आ रही है और न जाने कितनी ऐसी औरतें जिन्हें घर में कैद की सजा सुनाई गई है। इन सारे गवाहों से हमारा केस और भी ज्यादा मजबूत हो गया। गांव के लोगों पर अब सख्त कार्यवाही हुई। बहुत से ऐसे लोग थे जिनका नाम उसमें शामिल हुआ था, जिसमें मेरे दोनों मामा भी शामिल थे, गांव का सरपंच भी शामिल था, गांव के जमींदार भी शामिल थे और गांव के ऐसे बहुत सारे सूबेदार थे जिन्होंने मोहब्बत करने वालों को अलग कर दिया था। उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया और जो गुजर गए थे उनके परिवार वालों को नसीहत दी गई थी कि आइंदा वो ऐसी गलती ना करें। मैंने किसी को मारकर नहीं, किसी को सजा देकर नहीं, बल्कि अपनी माँ की आखिरी आवाज को पूरे गांव की नई सोच बना दिया। लोगों को मेरी माँ की कहानी बहुत पसंद आई थी। न जाने कितने मीडिया रिपोर्टर और पुलिसकर्मी वहां आए थे और गांव के लोगों से बातचीत की थी। गांव के लोगों ने धीरे धीरे अपनी गलती मान ली थी और उनका कहना था कि आइंदा वो तो मोहब्बत करने वालों को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि मोहब्बत करना पाप नहीं, बल्कि पाप तो नफरत करना होती है। मोहब्बत को इन लोगों ने नफरतों का रूप दे दिया और इस नफरत की आड़ में न जाने कितने घर बर्बाद किए थे। वक्त गुजरता गया और फिर एक वक्त ऐसा आया जब लगभग गांव के सभी लोगों ने अपनी गलती मान ली थी। मैंने गांव के सभी लोगों के सामने एक दिन अपनी माँ का वो खत पढ़ा जो उन्होंने मरने से पहले मेरे और मेरे पिताजी के लिए लिखा था, और तभी ये सच्चाई सबके सामने खुली कि मैं भावना का बेटा हूँ, उसी औरत का बेटा जिसने अपने बेटे और अपने पति को छोड़कर अपने गांव वालों की सजा को स्वीकार किया और अपने गांव और परिवार की इज्जत को बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, वो बूढ़ी हो गई, कई साल गुजार दिए, लेकिन सजा को कायम रखा, क्योंकि उसके लिए अब सजा कोई मायने नहीं रखती थी। वो तो बस हमेशा अपने दिल में अपने पति और अपने बेटे की मोहब्बत को जिंदा रखे हुए थी। गांव की चौक में खड़े होकर जब मैंने उन लोगों को अपनी माँ के हाथ का लिखा हुआ वो अंतिम समय वाला खत पढ़कर सुनाया, तो एक एक इंसान की आंखों में आंसू आ गया और हर किसी इंसान को यह एहसास हुआ था कि भावना ने सिर्फ अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं किया, बल्कि अपनी ममता को भी कुर्बान कर दिया। इस गांव की रीत ने कितना कुछ बदल दिया। आज उन लोगों की आंखें खुली थी। मैं शायद अपनी माँ को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे सब लोगों ने अपनी गलती मान ली थी। मेरे मामा जी ने भी अपनी गलती मान ली थी। मेरी माँ जिस इंसान की बेटी थी, वो उसूलों के बहुत पक्के इंसान थे। उन्हीं के कहने पर उनकी बेटी को इतनी सख्त सजा दी गई थी, फिर वो भी इस दुनिया से चले गए। बेटों ने भी वही किया जैसा पिता ने कहा था, लेकिन अब उनके आगे भी औलाद थी। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि आइंदा कभी उनकी बेटियों के साथ भी ऐसा हुआ तो फिर उन्हें कैसा लगेगा, इसलिए वो लोग ये सारे रीति रिवाज खत्म करने पर मजबूर हो गए और मेरी माँ को उस गांव की सबसे सहनशील औरत का नाम दे दिया गया। मैं जब अपनी माँ को इंसाफ दिलाकर गांव वालों की सोच को बदलकर अपने घर वापस लौटा, तो मेरे पिता ने मुझे गर्व से गले लगा लिया और कहा था कि बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो शायद मैं भी नहीं कर सका। अगर मैं आवाज उठाता तो शायद मेरी भावना आज मेरे साथ होती और गांव वालों की सोच बदल गई होती, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे जैसा जज्बा नहीं है। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अपनी माँ के ही बेटे हो। जिस समाज में प्यार करने वालों को सजा और नफरत फैलाने वालों को सम्मान मिले, वहाँ बदलाव की शुरुआत सच बोलने वाले एक इंसान से ही होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।